राधे राधे। तो आगे सब लोग अटेंडेंस ले ले। तो जल्दी से अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन कौन प्रेजेंट है। तुम अभी जिस एज में हो उसमें तुम बहुत सारे टाइप के चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे। कुछ चैलेंजेस पढ़ाई को लेके आ रहे होंगे, कुछ पर्सनल लाइफ को लेके आ रहे होंगे, और कुछ बहुत सारे और भी टाइप के चैलेंज अपने दिमाग में चल रहे होंगे। स्पेशली उन बच्चों को जो घर से दूर रह के पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे मैं जब तुम्हारी एज में था तो मैं कोटा चला गया था प्रिपरेशन करने के लिए। तो एक छोटा सा कमरा था, उस कमरे में जितना सामान नहीं था उससे ज़्यादा किताबें हुआ करती थी। तो बहुत सारे टाइप की चीज़ें दिमाग में घूमती रहती है। अच्छा, सब बातें अपन पेरेंट्स को बता नहीं सकते, सब चीज़ें अपन अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो कुछ चीज़ें दिमाग में फिर भी रहती है। स्ट्रगल तो करना ही है, मेहनत करनी ही है, तकलीफें आ ही रही है। तो तुम्हारे इसी स्ट्रगल वाले पार्ट को मैंने 4 लाइनों में लिखा है जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सुनना। दीवारों पे खामोशी का पहरा है, दीवारों पे खामोशी का पहरा है, उजाले में किताबों का चेहरा है, उजाले में किताबों का चेहरा है। तकलीफ है, तन्हाई है, टेंशन है, सब कुछ है। तकलीफ है, तन्हाई है, टेंशन है, सब कुछ है। फिर भी मेहनत करना जरूरी है, फिर भी मेहनत करना जरूरी है। क्योंकि इन राहों का मकसद, इन राहों का मकसद बहुत गहरा है। तो तुम्हारे इसी मकसद को पूरा करने के लिए अपन मोल कंसेप्ट के 12th पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। क्या है? एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ें। ये तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कभी, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। तो आज थोड़ा अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसको, फाइंड कैसे करते हैं। अच्छा, है क्या चीज़? देखो, जैसे क्लोरीन है, तो उसका जो Cl होता है उसका मास कितना होता है? 35.5। यही होता है। क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5। ऐसे ही कॉपर का मास भी क्या आता है? पॉइंट के अंदर आता है। अच्छा, मास कैसे निकाला था अपन ने, एटॉमिक मास? सर बहुत इजी था। क्या किया था? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड किया था। एटॉमिक मास कैसे निकाला था? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बट सर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ऑलवेज इंटीजर होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होता है? ऑलवेज इंटीजर होता है। तो सर ये इंटीजर इंटीजर को ऐड करेंगे तो इंटीजर आना चाहिए, पॉइंट में कैसे आ गया? ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, दोनों इंटीजर वैल्यू है। और दोनों इंटीजर वैल्यू है, इसका मतलब ये क्या आएगा? इंटीजर आना चाहिए। डेसिमल में कैसे आ गया? इसका मतलब ये एक एटम का मास तो नहीं हो सकता। तो ये क्या है? बहुत सारे क्लोरीन के जो एटम है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उन सब का क्या है? एवरेज है। तो ये क्या चीज़ है? उनका एवरेज एटॉमिक मास है 35.5। अब ये कैसे फाइंड करना है? इसको अपन ने सिस्टमेटिक पढ़ने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है। पहली कैटेगरी क्या है? कि जब तुम्हें परसेंटेज बाय मोल गिवन हो, क्या गिवन हो? परसेंटेज बाय मोल या नंबर्स की टर्म में गिवन हो, तब क्या करना है तुम्हें? देखो, सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या करना है? इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म या एलोट्रोपिक फॉर्म, एलोट्रॉप की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है या आइसोटोप की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कोई भी एलिमेंट, और उनकी रिलेटिव एबंडेंस की जो आइसोटोप है, एक x1% है, एक x2% है, एंड सो वन, फिर है xn%, और उनका रिलेटिव एटॉमिक मास जो है m1 m2 डैश डैश mn है, तो उनका एवरेज मास कैसे निकालना है? x1% मतलब कितना हो गया? x1/100 इंटू m1 कर दो, प्लस x2% तो x2/100 इंटू m2 कर दो, एंड सो वन, इन सब का सम कर दो तो वो आएगा तुम्हारा एवरेज एटॉमिक मास। मैथ्स की टर्म में लिखना हो थोड़ा सा तो उसे क्या करेंगे अपन? ये 100 को मैंने कॉमन लेके लिख दिया, एलसीएम ले लिया एक साथ मैंने, तो ये बन गया x1 m1 x2 m2 एंड सो वन xn mn। और वही जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उसको लिखते हैं सिग्मा की टर्म में। सिग्मा की वैल्यू 1 से लेके n तक लिखा है। ये एक्स एक्स सब जगह था, उसको इन जनरल लिखा अपन ने xi। 100 तो 100 ही है, और जो m1 m2 m3 था उसको लिखा अपन ने mi। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको लिखते हैं। अच्छा, ये इधर लिखने की जगह ऐसे भी लिख सकते हो इसको, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n xi mi डिवाइड बाय 100। यहाँ लिखो या फिर यहाँ लिखो, एक ही बात है। तो एवरेज निकालना मतलब बहुत ईजी है। तुम्हें अगर परसेंटेज में मोल गिवन है और उनकी अमाउंट गिवन है, सीधा मल्टीप्लाई कर दो बस, x1 इंटू m1 x2 m2 x3 m3 और डिवाइड बाय 100। तो इससे जो भी वैल्यू आएगी वो तुम्हारा क्या आएगा? उस पर्टिकुलर एटम का
एलिमेंट का क्या आएगा, एवरेज एटॉमिक मास आएगा। एक तरीका तो ये हो गया जब परसेंटेज बाय मोल गिवन है। अभी तुम सुनते रहो, मैं भी क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो। क्वेश्चन वैसे भी खूब सारे करते हैं अपन, लोड लेना है ही नहीं तुम्हें। तो ये एक तरीका याद रखना है, जब परसेंटेज बाय मोल या परसेंटेज बाय नंबर गिवन हो तो x1 m1 x2 m2 करके 100 से डिवाइड करना है। सिंपल है। दूसरे पे आते हैं। अगर तुम्हें मोलर रेशियो गिवन है, परसेंटेज नहीं गिवन, क्या गिवन है, रेशियो गिवन है, मोल्स का रेशियो गिवन होंगे, तब क्या करेंगे। जैसे दो एलिमेंट है, दो या कितने भी एलिमेंट हो, इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू आइसोटोपिक फॉर्म, एक ए फॉर्म है एक बी फॉर्म है, ए और बी क्या आपस में एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट के, किसके है मेरे को नहीं पता, और उनका मोलर रेशियो क्या दिया है, ए इज टू बी, ए के मोल और बी के मोल का रेशियो क्या है, ए इज टू बी। अब उनका अगर एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो क्या करेंगे, ए को उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस बी को उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय ए प्लस बी। ए और बी क्या है, उनके मोल का रेशियो। एम ए एम बी क्या है, एम ए एम बी क्या है, उनका मॉलिक्यूलर मास, किसका, ए और बी का। तो क्या करना, ए इंटू एम ए प्लस बी इंटू एम बी बाय 100 कर दो। 100 की जगह यहाँ पे क्या, ए प्लस बी, क्योंकि फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो ये बात क्या हो रही है, अच्छा मोल्स इंटू मास क्या होता है, मोलिकुलर मास वो होता है मास। तो इसका मतलब ये तुम्हें याद रखना है इन जनरल, टोटल मास बाय टोटल मोल्स करोगे तो एम एवरेज आएगा। टोटल जो भी मास है उसको टोटल मोल से डिवाइड कर दो तो वो क्या आएगा, एम एवरेज आएगा। अच्छा, क्लोज सिस्टम है तो ये टोटल मास जो है वो तो कंजर्व रहता है, पढ़ रखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से टोटल मास तो चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये जो एवरेज मास है वो टोटल मास के रेसिप्रोकल है। और रेसिप्रोकल ग्राफ कैसा बनता है, हाइपरबोला, इस तरह से। ये यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, एम एवरेज, ये लिखा है एन टी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ लिखा है एवरेज मास। तो ये इस तरह से शेप बना है ये वाला। थोड़ा मैं इसको डार्क कर देता हूँ तुम्हें दिख जाएगा, ये ज़्यादा ही लाइट हो गया है। अब शायद तुम्हें दिख रहा होगा, ऊपर क्या लिखा है, एम एवरेज, इधर क्या लिखा है, एन टी, या लिखा गया है। चलो मैं इसको बड़ा लिख देता हूँ, या लिखा हो उसको मैं, या एम एवरेज है और या एन टी है, एम एवरेज और टोटल मोल्स। तो ये दूसरा केस है, जब अगर तुम्हें रेशियो गिवन हो मोल्स का तो क्या करना है, मोल्स इंटू मॉलिकुलर मास, ए इंटू एम ए प्लस बी इंटू एम बी बाई टोटल मोल्स, ए प्लस बी। ठीक है, परसेंटेज वाला बता दिया, रेशियो वाला बता दिया। तीसरा पूछता है गैसियस मिक्सचर के लिए, थर्ड कैटेगरी, अभी क्वेश्चन करेंगे चिंता मत करो, हर एक पार्ट पे क्वेश्चन करेंगे अपन। थर्ड कैटेगरी है जब तुम्हें गैसियस मिक्सचर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे बहुत सारी गैसेज है, ए बी सी डी एंड सो वन, एन गैसेज है, उन सब का मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, एम ए एम बी एंड सो वन एम एन, और उनके मोल्स क्या दिए, एन ए एन बी एन सी। तो फॉर्मूला क्या लगाना है, सेकंड वाला फॉर्मूला वही लगाना वापस। क्या करेंगे, टोटल मास को टोटल मोल से डिवाइड करना है, सिंपल सा काम है। तो रेशियो गिवन हो या एवरेज गैस का मास हो, कुछ भी हो, दोनों गैस में टोटल मास बाय टोटल मोल्स करोगे तो एवरेज मास आ जाएगा। वही, सबका मास का सम कर दिया, नीचे आगे टोटल मोल्स, इनको अपन डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा अपने पास एम एवरेज। तीनों बार सीख गए। अब जरा तुमने अगर ध्यान से नोटिस किया होगा तो जो फर्स्ट लिखा है अपन ने उसमें लिखा परसेंटेज बाय मोल, परसेंटेज बाय मास नहीं लिखा मैंने। क्यों, क्या अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। अगर सेम होगा तो मैं क्यों लिखता नहीं साथ साथ में। तो परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय मोल सेम नहीं होते, मतलब O2H2 का जो मास परसेंट है वही मोल परसेंट है, कोई गारंटी नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। इन जनरल इक्वल नहीं मानेंगे अपन। ठीक है, तो सर क्या करेंगे, क्या रिलेशन है उस पर आते हैं अपन। यही यहाँ पे पॉइंट लिखा है, रिलेशन बिटवीन परसेंटेज बाय मास एंड परसेंटेज बाय मोल, इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूरत पड़ेगी इसके क्वेश्चन के अंदर। क्या है, इन अ मिक्सचर परसेंटेज बाय मोल ऑफ अ कंपोनेंट नीड नॉट बी सेम एज परसेंटेज बाय मास ऑफ दैट कंपोनेंट। क्या बोल रखा है इसने, हमेशा सेम हो कोई ज़रूरी नहीं है। तो परसेंटेज बाय मोल और परसेंटेज ऑफ मास सेम आ सकता है, किस केस में, इन जनरल नहीं आएगा। तो सर रिलेशन क्या है उसको अपन यहाँ देखते हैं। टू कंपोनेंट है ए और बी, उनका परसेंटेज बाय मोल अपने को दिया है एक्स
और 100 माइनस एक्स। भाई अगर दो एल कंपोनेंट है, एक 10% है, दूसरा कितना होगा 90%। एक 20 है, दूसरा कितना होगा 80। एक अगर 40 है, दूसरा कितना होगा 60। तो अगर एक एक्स है, दूसरा कितना होगा 100 में से माइनस कर दो, तो उसका मोल परसेंट कितना है 100 माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या है, परसेंटेज बाय मास ऑफ ए निकाला है। ए का मास परसेंट कैसे निकलता है, जिसका मास निकालना है उसको ऊपर रखो, डिवाइड बाय टोटल मास। जिस सब्सटेंस का मास परसेंट निकालना उसको ऊपर रखना है, और नीचे क्या आएगा टोटल मास इंटू 100 कर देंगे। तो मास ऑफ ए बाय टोटल मास इंटू 100। अच्छा मास कैसे निकालते हैं, मोल्स इंटू मॉलिकुलर मास। एक्स क्या है मोल परसेंट टन, तो एक्स इंटू मॉलिकुलर मास। और नीचे चाहिए टोटल मास, तो ए का मास प्लस बी का मास इंटू 100। अब इसको थोड़ा रीअरेंज किया है, एम ए लिखा है, ये जो 100 था उसको नीचे ले आए अपन, तो वो आ गया एम ए बाय एम एवरेज। तो मास परसेंट जो है वो किसके इक्वल है, मोल परसेंट के। तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, एक काम कर दो, मैं ये लिख के बताता हूँ। ये मैं लिख के बताता हूँ, याद देखो थोड़ा तुम्हें क्लियर होगा। लेट मोल परसेंट ऑफ ए एंड बी, मान लेते हैं मोल परसेंट ऑफ ए एंड बी इज x% एंड 100 माइनस x%। मान लिया मैंने, ये कितना मान लिया, x और 100 माइनस एक्स। ये क्या माना मैंने, मोल परसेंट माना, ठीक। मास परसेंट निकालना मेरे को चाहिए मास परसेंट ऑफ ए। तो मास की बात करना है तो ए का मास ऊपर आएगा, तो मास ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। यही चीज़ है, जिसका निकालना उसको ऊपर रखा, टोटल मास नीचे रखा, इनटू 100, ठीक है। अच्छा मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या लिखते हैं अपन, मोल्स होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, यही होता है। तो अगर मेरे को मास निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास से मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, यही बात है। या देखते जरा, तो ये आ गया मास ऑफ ए। मास ऑफ ए कैसे निकालूंगा, मोल्स को उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ए के मोल्स क्या है, x% की टर्म में, मतलब x इंटू मॉलिक्यूलर मास। ए का क्या है एम ए, डिवाइड बाय, ये तो ए का मास है, टोटल मास में क्या आएगा ए का मास प्लस बी का मास, वही तो आएगा। ए का मास कैसे निकलेंगे, वही ऊपर लिखा वो x इंटू एम ए, प्लस बी का मास। तो बी कितना है, बी वाई नहीं है, बी को रखा अपन है 100 माइनस एक्स, तो 100 माइनस एक्स इंटू एम बी इंटू परसेंटेज चल रहा है तो ये 100 आ गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, देखना। एक्स तो ये रखा मैंने, इंटू एम ए मैंने यही रखा। ये 100 को मैं इस तरह से रखता हूँ, याद देखना ध्यान से, एक्स इंटू एम ए प्लस 100 माइनस एक्स इंटू एम बी डिवाइड बाय 100। अरे डिवाइड के डिवाइड में इसको सीधा कर दो तो ऊपर आ जाएगा 100, यही लिखा है इसको। ये जो चीज़ नीचे आई है ये है एवरेज एटॉमिक मास। तो ये क्या है, एवरेज एटॉमिक मास, तो एम ए बाय एम एवरेज। सर ये एवरेज मास कैसे आया बताओ, एवरेज मास कैसे निकाला, एक्स इंटू एम ए। एक्स क्या, मोल परसेंट इंटू एम ए, प्लस बी इंटू एम बी, कौन सा, केस वन सबसे पहले पढ़ा था वो, डिवाइड बाय 100। पीछे देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इधर देखो कहा गया केस वन, ये नहीं ये टू है, वन। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, एक्स इंटू एम ए, मतलब x1 m1 x2 m2 x3 m3, वो पर यार दो ही होंगे, दो ही आएंगे। तो दो में कौन, एक आ गया x1, दूसरा आ गया 100 माइनस एक्स वन। तो x इंटू एम ए प्लस 100 माइनस एक्स इंटू एम टू डिवाइड बाई 100। तो ये है क्या चीज़, एवरेज एटॉमिक मास ही तो है। तो वही तो मैं रखा वहाँ पे, यही चीज़ क्या रखी है मैंने, यहाँ पर रखी है एम एवरेज। सर ये x क्या है, x क्या है, मोल परसेंट है, और ये किसके वैल्यू आई है, मास परसेंट ऑफ है। इसका मतलब क्या आ गया अपने पास, मास परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मोल परसेंट ऑफ ए इंटू एम ए बाय, इसको अपन थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, चलो भाई ऊपर, मेरे को जगह चाहिए, थैंक यू। एम एवरेज, ये तो लिखा है। तो मास परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मोल परसेंट ऑफ ए इंटू एम ए बाय एम एवरेज। अगर ये वैल्यू 1 आ गई तो दोनों चीज़ें सेम हो सकती है। अगर ये 1 आया तो दोनों क्या बन जाएंगे, सेम बन जाएगा। इन जनरल सेम नहीं आएगा, तो ये तुम्हें याद रखना है। तो मास परसेंट किसी भी कंपोनेंट का इज इक्वल टू मोल परसेंट उसी कंपोनेंट का इंटू एम ए बाय एम एवरेज।
ठीक है, समझ गए? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जरूरत पड़ेगी इसकी। आगे चले, क्वेश्चन करें जरा। तो 3 केस पता है मैंने, अब तीनों पे अपन क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब एक काम करो तुम, आज मेरी बात मानो, ईमानदारी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो एक बार, जल्दी। ईमानदारी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो, क्या आ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस लगाना है। कुछ के पास तो होगा और कुछ लोगों का मेरे को नहीं पता, बस सिंपल कॉमन सेंस लगा दो। कमेंट कर दो, मैं कह रहा हूँ, वरना तुम पलट जाओगे बात से। मैं कह रहा हूँ कमेंट कर दो, जो भी लग रहा है ABCD में से इसका आंसर कमेंट करो मेरे को, जल्दी, अभी चाहिए। हाँ तुझे ही कह रहा हूँ मैं, अरे हाँ तुझे ही कह रहा हूँ, कमेंट तो करो। क्या आ रहा आंसर बताओ, कर दिया कमेंट, चेक करें आंसर। चलो इधर देखो, तो तुमने क्या आंसर किया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ड्राई एयर इज। तो ये कंपेयर कर रहा है क्वेश्चन के अंदर ड्राई एयर को, किससे कंपेयर कर रहा है, इन सब के अंदर मॉइस्ट एयर से कंपेयर कर रहा है। यही है कि ड्राई एयर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो मॉइस्ट एयर से ज़्यादा है या कम है, यही क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। अच्छा, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, विच इज मोर डेंसर, इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल सकते हैं। और विच इज मोर डेंसर, विच इज मोर डेंसर, ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर। एक बार इसका भी आंसर कमेंट कर दो मेरे को, बताओ जल्दी से, फिर तुम्हें कुछ सिखाता हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे। विच इज मोर डेंसर, जल्दी से कमेंट करो। हाँ तुझे ही कह रहा हूँ मैं, हाँ तुझे ही कह रहा हूँ, आंसर कमेंट कर, अभी अभी का भी। हाँ, ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर में कौन सी गैस डेंसर है, जस्ट थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए अपने को, बस कॉमन सेंस लगा दो थोड़ा सा, बताओ कौन सी डेंसर है। कर दिया कमेंट, चेक करें। चलो देखते हैं। तो इसका मतलब डेंसिटी कंपेयर करनी है, वही ऊपर ऐसे क्वेश्चन ऊपर भी लिखा है अलग तरह से, चेक कर ले जरा। अच्छा, अपन ने एक इक्वेशन पढ़ी थी गैस के लिए, गैस के लिए इक्वेशन थी PV = NRT, याद आया? गैस की इक्वेशन PV = NRT। इसको मॉडिफाई किया था अपन ने पिछली क्लास में, देखना, P × M लिखा था अपन ने DRT, यही लिखा था, P × M DRT। अच्छा, टेम्परेचर प्रेशर चेंज किया है क्या क्वेश्चन में, ऐसा कुछ लिखा है? नहीं किया, मतलब सेम मानना है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर दोनों कांस्टेंट है, इसका मतलब P कांस्टेंट है, ये P कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, R तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, M पे। तो इसका मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये जो मॉलिक्यूलर मास है वो प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी के। यही चीज़ है, वही मैंने ऊपर क्वेश्चन, या ऊपर क्वेश्चन मॉलिक्यूलर मास में, नीचे क्वेश्चन लिखा डेंसिटी के टर्म में, इसलिए बोला सिमिलर क्वेश्चन है, एक जैसा। तो इसका मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, या ऐसे बोलो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो अपन अगर उनका मॉलिक्यूलर मास निकाल दे तो काम हो जाएगा। चलो चेक करते हैं। तो पहले बात करते हैं ड्राई एयर की, पहले किसकी बात करते हैं अपन, ड्राई एयर की। तो ड्राई एयर में है तो बहुत सारी गैसेस, अपन क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए, क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, डेटा एज्यूम कर लेता हूँ। लेट 20% O2 है नेचर में, देखो तुम बोलोगे सर 21% है, अरे हाँ भाई कैलकुलेशन सिंपल कर रहा हूँ मैं, 20% मान रहा हूँ, ठीक। और मैं मान रहा हूँ यहाँ पे 80% नाइट्रोजन। अब कुछ बोलेंगे सर 80 नहीं होती, अरे मेरे को पता है, हीलियम भी है, CO2 भी है, बहुत सारी गैसेज है। सिंपल करने के लिए मैं ये दो ही गैस मान रहा हूँ एयर के अंदर, ठीक है। अरे लेट लेट मानने, मान लो नहीं यार, तो मानते नहीं हो मेरी बात। 20% O2 और 80% N2 है, बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम मतलब बाय मोल, ठीक है। पहले इसका एम एवरेज निकालते हैं, इसका एम एवरेज बताओ, एवरेज मास ऑफ ये ड्राई एयर। सर कैसे निकाले एम एवरेज, अभी तो सिखाया पीछे, क्या गैस दे रखी है, परसेंटेज में मोल गिवन है, तो क्या किया था, देखो, टोटल मास बाय टोटल मोल्स। बस सर टोटल मास के बारे में नहीं पता, तो कुछ नहीं, ये 20% तो पता है, इनटू उसका मॉलिक्यूलर मास, O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, O2 कितना होता है 32, प्लस 80 इंटू N2 का मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन कितना 28, डिवाइड बाय 20 + 80, इसका मतलब 100।
तो सर ये कितना आया, ये आया अपने पास 20 × 30, ये तो हो गया 640, यही तो आया। ठीक है सर। और ये कितना आया 28 × 8, तो एक तो आया 0, 8 8 × 64, 4 बच गया 6, 8 2 × 16, 16 और 6 22, तो ये आ रहा है 2880, कितना आ रहा है 2880 डिवाइड बाय 100, तो ये आ रहा है 28.8। कैलकुलेशन देख लेना तुम, मैंने अपने अकॉर्डिंग किया, मुझे लग रहा है ये आना चाहिए 28.8। तो ये है एम एवरेज किसका, ड्राई एयर का, ड्राई एयर का ये आ रहा है एम एवरेज। ठीक, अब बात करते हैं सर मॉइस्ट एयर की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, मॉइस्ट एयर की। मॉइस्ट एयर का मतलब क्या हो गया, H2O की वेपर आ गई होगी उसके अंदर, H2O भाप बन के आ गया होगा, वेपर बन के आ गया होगा। कितना आया नहीं पता मेरे को, 5%, 10%, 20, 30, 40%, कितना भी हो सकता है। इन जनरल मान लेते हैं कि 20% वेपर आ गई, 20% H2O का, मानने में क्या जा रहा है। तो मान लेते हैं कि अभी कंपोजिशन है, अगर 20% आया होगा तो मान लेते 10 यहाँ से कम कर लो, 10 यहाँ से कम कर लो, तुम चाहो तो 5 5 कम करो, 10 यहाँ से कम करो, 10 यहाँ से करो, कुछ भी कर दो, तुम्हें जो सिंपल लगे वैसे कर देना, ठीक है। आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, कंपेरिजन में फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर का वैल्यू अलग आएगा। मान लेते हैं कि 10% ये कम हो गया, तो 10% बच गई O2, ये हो गया 70% N2, और मान लेते हैं 10 इधर से 10 इधर से 20 बच गया, तो 20% H2O वेपर, ये मान लेते हैं। ठीक है, 10 देखो टोटल तो होना चाहिए 100, तो मैंने इसमें 10 इसमें से कम किया, 10 इसमें से कम किया, 20 इसको बना दिया, परसेंटेज तो उतना रहेगा। ठीक है, अब निकालते हैं इसका अपन एम एवरेज, इस वाले केस में कैसे निकालेंगे, वही जैसे ऊपर निकाला 10 इंटू O2 कितना 32 प्लस 70 इंटू N2 का 28 प्लस 20 इंटू H2O कितना, सर H2O होता है मॉलिक्यूलर मास 16 2 18 डिवाइड बाय 100, यही आया। तो ये सर कितना, ये तो आया 320, एक तो आया 320 सर यहाँ पे, इधर कितना आ रहा है 70 इंटू 28, तो आएगा 0, 7 8 ज़ा 56, तो 5 बच गया, और 7 2 ज़ा 14, 14 और 5 19, और ये कितना आया 18 इंटू 20, 18 का डबल 360, टोटल करो कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 0 6 6 12 और 2 14, 1 बच गया 9 10, और ये 6, और ये, तो मुझे लग रहा है 2640 आ रहा है, डिवाइड बाय 100 करो तो ये आ रहा है 26.4। ये क्या है, एम और मॉइस्ट एयर, ये है मॉइस्ट एयर का एवरेज मास। ठीक है, अब बताओ क्वेश्चन का आंसर। तो ड्राई एयर का मॉलिक्यूलर मास है 28.8, मॉइस्ट एयर का मास है 26.4, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ड्राई एयर इज 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 ग्रेटर देन द मॉइस्ट एयर। ड्राई एयर मॉइस्ट एयर से मास ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ का आंसर विच इज मोर डेंसर ड्राई और मॉइस्ट, तो आंसर क्या आएगा, ड्राई एयर इज डेंसर, क्योंकि डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर मास के, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा, अब गैस का मिक्सचर है तो एवरेज मास आएगा। तो इसीलिए केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी है, वरना कॉमन सेंस क्या बोलता है कि सर मॉइस्ट वाली भारी होगी, है दिमाग में वही आता है ना, सर मॉइस्ट है पानी आ गया होगा, भारी होगी, डेंसर ज़्यादा होगी, केमिस्ट्री लगानी है। क्यों कम हुआ, लॉजिक समझना। अब लॉजिक ये है कि यहाँ पे जो तीसरी गैस तुमने यहाँ ऐड की है H2O, अब कंसेप्ट देखो डायरेक्टली, एग्जाम में ये नहीं करना होता, डायरेक्ट कंसेप्ट बता रहा हूँ सुनना, कि जो H2O2 था और तुमने क्या ऐड किया है, H2 ऐड किया है, यही ऐड किया है। अब जो गैस तुमने ऐड की है पेपर की फॉर्म में, उसका मॉलिक्यूलर मास इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास से कम है। अरे O2 का 32, N2 का 28, H2O कितना 18, तो H2 जो तुमने गैस मिलाई है उसका मास O2 N2 से भी कम है, तो इसका मतलब एवरेज कम हो जाएगा। हेलो, समझ आया, वापिस बोल लो सुन लो। N2O2 था, N2 का मास 28, O2 का मास 32, तुमने मिलाया H2O वेपर, उसका मास कितना 18, तो वाटर का मास जो आ रहा है वो उन दोनों से कम है। अरे H2O गैस का मास उन दोनों से कम है, तो एवरेज क्या होगा, कम आएगा, तो वही तो कम आया। ठीक, अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सुनना।
क्वेश्चन ये है, अगर मैं इसके अंदर H2O वेपर की जगह 20% CO2 मिला दूं तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? बताओ। इंस्टेड ऑफ H2O वेपर इफ आई ऐड CO2 गैस, देन विच इज मोर डेंसर? अब बताओ आंसर। तो अगर मैं CO2 मिलाऊं तो क्या होगा? क्या पहले वाली गैस ज़्यादा डेंसर होगी, या CO2 मिलाने के बाद में जो मिक्सर बना वो ज़्यादा डेंसर होगा? तो सर CO2 मिलाया, CO2 का मास सर कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, 12 32 कितना हो गया 44, तो CO2 का मास 44 है। नाइट्रोजन का कितना 28, O2 का कितना 32। तो इन दोनों के मास से ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो एवरेज बढ़ जाएगा। इसका मतलब अब CO2 मिलाने के बाद में एवरेज बढ़ जाएगा। समझ गए? तो कंसेप्ट मैंने डायरेक्ट बता दिया तुम्हें। तुम्हें ये देखना है कि जो गैस मिला रहे हो उसका मास क्या है, उससे कम है या ज़्यादा है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, जो मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो। सीख गए? तो ऐसे कंसेप्ट बिल्ड करने का काम मेरा है, वो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ। अब कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई कुछ करना होगा। क्या बोला है? 10 ग्राम H2 है, ठीक है सर। 10 ग्राम हीलियम है, मिक्स किया उनको, 10 ग्राम H2 10 ग्राम हीलियम को मिक्स किया। व्हाट इज द एवरेज मॉलिक्यूलर मास? अच्छा गैस का मिक्सचर है, गैसियस मिक्सचर। थर्ड वाला पॉइंट क्या करेंगे? एम एवरेज कैसे निकालूं बताओ? सर एम एवरेज निकलेगा टोटल मास बाय टोटल मोल्स, टोटल मास बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सर टोटल मास कितना है? सर 10 ग्राम तो हाइड्रोजन का और सर 10 ग्राम हीलियम का। टोटल मोल्स, सर हाइड्रोजन के मोल्स बताओ, नहीं है। कैसे निकाले मोल्स? मास बाय मॉलिक्यूलर मास या वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो सर मास है 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 2, तो ये तो है मोल्स इसके 10/2 प्लस सर हीलियम का मास 4, ये 10/4, तो ये आ गया 10/4। ऊपर कितना हुआ? एक काम करो, ऊपर नीचे 10 कॉमन ले काट दो, या ऐसे नहीं करना तो 20 ऊपर कर दो, नीचे आ गया ये 5, और ये हो गया 10/4। 10/4 कितना हो गया 5/2, या चाहो तो 2.5 लिख दो उसको, तुम्हारी इच्छा हो तो इसको 2.5 लिख दो। ठीक है, ऊपर 20 हो गया, ये 10/2 हो गया 5, 10/4 हो गया 2.5, तो ये आ गया 20/7.5। अब देख लो आंसर क्या है, पहले हटा दो पॉइंट यहाँ से, तो ये आ गया 10। अब किससे कट रहा है? 5 से उड़ा देगा, 5 से, 5 × 5 और वापस आ गया 5, 15 5 जा 75, और 5 से इसको उड़ाया 4, फिर 5 से उड़ाया 3, 5 से 2, 8/3 आ रहा मेरे तो। मेरा आंसर क्या आ रहा है? 8/3 एवरेज मास ग्राम पर मोल में। 8/3 तो ऑप्शन में नहीं है। 8/3 कितना होता है? 2.666666666667। ये आंसर तुम्हारा। ठीक है, अंडरस्टूड। सिंपल से है, गैस का मिक्सचर था, टोटल मास टोटल मोल लगाना, फॉर्मूला कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। ये क्या बोला है? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट दे रखा है तुम्हें 6.941। ठीक है सर। 8 H2 आइसोटॉप, एक है X6 एक है X7। क्या चाहिए इसको? क्या चाहिए इसको बताओ? अरे क्या चाहिए इसको? परसेंटेज चाहिए, किसका? X7 का। चलो ट्राई करते हैं। तो सर ये तो आइसोटॉप दिया हुआ इसने, और परसेंटेज की बात कर रहा है, तो मान लेते हैं एक X है, दूसरा कितना होगा? Y। Y नहीं, 100 - X। जब भी दो चीज़ें हो तो एक X मानो, दूसरे को 100 - X मानो। अलग अलग वेरिएबल मत बनाओ, कम से कम वेरिएबल बनाओ हमेशा एग्जाम में। तो एक है अपने पास X6, एक है अपने पास X7, यही तो है। X6 और X7 किसको फाइंड करना है? परसेंटेज एबंडेंस फाइंड करनी है, किसकी? X7 की। तो X7 को ही मान लिया मैंने, परसेंटेज क्या मानूं? ए मान लूँ क्या? क्योंकि X वरना कंफ्यूज हो जाएगा, तो मान लिया मैंने A%, तो ये है। तो ये कितना होगा? 100 - A, यही तो आएगा। अब निकालते हैं अपन एम एवरेज। तो एम एवरेज इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ए को मल्टीप्लाई करो 7 से, तो A × 7 प्लस 100 - A को मल्टीप्लाई करना किससे? 6 से। अरे इसकी परसेंटेज उसका मास, इसकी परसेंटेज उसका मास, डिवाइड बाय टोटल, दोनों का सम करो, टोटल आएगा 100। एम एवरेज क्वेश्चन में गिवन है 6.941, 6.941। अच्छा 100 को उधर भेजो तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100, डिवाइड में था, तो ये आ गया 7A प्लस ये आ गया 600, ये आ गया माइनस का 6 से।
सर ये इसका मल्टीप्लाई करो जरा, कितना आ रहा है ये, 100 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट को पीछे किसका दिया, 694.1। सर ये 7A और 6 से माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो तो बच गया ए, ये प्लस बच गया 600, तो उसको उधर लेके सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना आ गया 94.1। इतने परसेंट है ए मतलब x7, क्वेश्चन में किसका पूछा है, x7 का पूछा है, तो 94.1। तो परसेंटेज जब निकालना हो तो इस तरह से डील करना होता है, ठीक है, सिंपल चीज़ है, ट्राई कर सकते हो। आगे चले, इधर क्या पूछा जरा, अ वेसल कंटेन्स ए एंड बी इफ द एवरेज मॉलिक्यूलर मास, कितना दे रखा है तुम्हें, 25, एवरेज दिया है तुम्हें, अब की बार पूछ क्या रहा है, मास रेशियो पूछा है, मास रेशियो मुझे क्या पता, पूछा तो पूछ लिया, वो कैसे निकालेंगे, अपने को तो एवरेज मास निकालने का तरीका क्या बताया है, टोटल मास बाय टोटल मोल्स, यही तो बताया। चलो ट्राई करते जरा। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज 25, तो एम एवरेज इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मोल्स, यही तो है, और बस यही दिया है क्या, ए का मॉलिक्यूलर मास दिया है 10 और बी का मॉलिक्यूलर मास दिया 40। अच्छा अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगा पाओ तुम तो ये ओरली भी कर सकते हो, इतना टफ नहीं है, सिंपल है। पहले इसको ऐसे करते हैं अपन, इससे करते हैं जरा, याद देखो, एम एवरेज कितना 25, टोटल मास, सर ये कैसे निकालेंगे टोटल मास, मास तो गिवन ही नहीं है, क्या मोल्स पता है, मोल्स मोल्स, हाँ नहीं पता, मोल्स भी नहीं पता, मान लेते हैं मोल्स ए और बी है, तो ए इंटू क्या माना अपन है, याद देखना, लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी, ए के ए मान लिया, बी के बी मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए, ए के ए मोल, बी के बी मोल, ठीक है, तो ए के ए मोल इंटू ए का मॉलिक्यूलर मास 10 प्लस बी के मोल बी इंटू मॉलिक्यूलर मास कितना 40 डिवाइड बाय ए प्लस बी, ये आया। तो सर इससे तो एक इक्वेशन बनी है, सॉल्व कैसे होगा फिर, इससे तो इक्वेशन बनी है, ट्राई करने में क्या जा रहा है, नहीं होगा तो काट लेंगे, पर ये लगा रहा हूँ मैं, अगर इससे आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो क्रॉस मार देंगे, दूसरा तरीका ढूंढेंगे अपन, मल्टीप्लाई का जरूरत, ये आ गया 25A प्लस 25B, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने इसको इससे, ठीक, ये आ गया 10A प्लस ये आ गया 40B, ए को इस तरफ लाओ और बी को उधर भेजो, ए को तो लाओ इधर, बी को भेजो उधर, तो सर ये 25A माइनस 10A, ये है 40B माइनस 25B, तो सर ये आ गया अपने पास 15A इज इक्वल टू, ये आ गया, एक सेकंड हो, 25 था ये 10 था, 25 माइनस 10 15, ठीक है, 40 और 25 ये भी आ गया 15B, तो सर इसका मतलब ए और बी के मोल्स सेम है, ए और बी दोनों कितने 50-50, जितने ए के मोल है उतने ही बी के मोल है, मान लेते एक एक मोल है, भाई दोनों सेम आ रही है वैल्यू, ए और बी के मोल्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो ए जितना ए मोल्स है उतना ही बी का मोल्स है, 1 1 ले लो, 2 2 ले लो, 3 3 ले लो, 4 कुछ कुछ भी ले लो। अब बताओ मास का रेशियो, मास ऑफ ए इज टू मास ऑफ बी, सर मास कैसे निकालते हैं, मास निकालने के लिए मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ बी मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास कितना 40, तो सर ए और बी तो सेम सेम है, उड़ा दो, हाँ तो उड़ा दिया, ए और बी सेम है तो कट गया, 0 0 कट गया, सर ये आ गया 1:4, तो बस आंसर आ गया अपने पास। अब मैंने स्टार्टिंग बोला था ओरली कर सकते हो, ओरली कैसे देखना, ओरली कैसे मुझे पता पड़ा, सर इसका देखो मास 10 है, इसका मास 14 है, तो 10 प्लस 40/2 करो, कितना आएगा, मॉलिक्यूलर मास 10 और 40 है, तो 10 प्लस 40/2 मतलब 50/2, 25 आ रहा है, अरे 25 आ रहा है, कि 10 और 40 का एवरेज, इसका मतलब दोनों 1:1 में है, दोनों क्या है 1:1 में, ए इज टू बी, ए इज इक्वल टू बी, तो वो वहाँ से डायरेक्ट मिल रहा है, इसका मतलब जितना ए है उतना ही बी है, तो डायरेक्ट कैसे हुआ फिर, ए का मोल्स इंटू 10 तो 10 आ गया, बी का मोल्स इंटू 40 40 आ गया, 10 और 40 1:4, समझ गए, जब डायरेक्ट एवरेज निकालने पे आ रहा है इसका मतलब दोनों की अमाउंट मोल के अंदर सेम सेम है, 50 50 है,
तो 1 1 मान के जो मॉलिक्यूलर मास है वही तो मास बन गया। अरे भाई अगर मोस 1 है तो जो मास होता है मॉलिक्यूलर मास वही तो क्या होता है, मास होता है ग्राम के अंदर। तो ये 10 ग्राम, ये 40 ग्राम, 10 40 1:4। ओरली भी कर सकते हो। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड जब डेवलप होगा, जब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, प्रैक्टिस करेंगे, तो तुम्हें डायरेक्ट भी पता पड़ना शुरू हो जाएगा। तो अभी ये क्वेश्चन नोट कर लो। ये जनरल तरीका था जिसको अपन ने फॉलो किया। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इधर क्या बोला है, अ कंटेनर हैज 2 मोल्स O2 3 मोल्स N2, क्या पूछा है। अच्छा 10 ग्राम और मिला दिया इसने, तो क्या चाहिए इसको फिर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा तो मतलब सिंपल ही है। तो धीरे धीरे अपन लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सर O2 के 2 मोल्स है, 2 मोल्स किसके, O2 के, और सर 3 मोल्स किसके, N2 के। अब क्या किया, 10 ग्राम हीलियम को भी मिला दिया। अरे तेरी, दो तो पहले से तीसरा और आ गया। तो व्हाट इज द न्यू एवरेज मॉलिक्यूलर मास, तो नया वाला एवरेज मास निकालना है। सर गैस का एवरेज निकालने का थर्ड पॉइंट, टोटल मास बाय टोटल मोल्स लगा दो। मेरे को ज़्यादा नहीं पता, मेरे को तो एक ही फॉर्मूला पता है, टोटल मास बाय टोटल मोल्स, कि जब भी बहुत सारी गैस आएगी तो मैं यही करूँगा, टोटल मास बाय टोटल मोल्स। हाँ बताओ, टोटल मास, पहले का मास कितना है सर, पहले का मास नहीं है, पहले का मोल्स है। तो कोई दिक्कत नहीं, मोल से मास निकाल दो। 2 मोल्स इंटू 32। अरे मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करो, मास आ जाता है ग्राम के अंदर। तो सर O2 का मास आ गया 2 इंटू 32, प्लस N2 कितना, 3 इंटू 28, प्लस तीसरी गैस को हीलियम कितना 10, ये टोटल मास। टोटल मोल्स, सर पहले के तो 2 मोल है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे के 3 मोल है, प्लस हीलियम के कितने मोल है। सर हीलियम के मोल कैसे निकाले, मास तो पता है, मॉलिक्यूलर मास पता है, तो मास बाय मॉलिक्यूलर मास से मोल्स नहीं आ सकते क्या, आ सकते हैं, तो निकालो। कितना, सर 10/4। अब सॉल्व कर देना, वो तुम्हारा आंसर है। इसको सॉल्व कर दो, वो तुम्हारा आंसर। ये कितना हो गया 64, ये कितना हो गया 8 3 जा 24, और 3 2 जा 6 7 8, सही लिखा है। 8 3 जा 24, 2 बच गए, 3 2 जा 6 और 2 8, ये 10, ये 3 2 5, और ये हो गया 2.5, तो 5 और 2.5 आ गया 7.5। तो सर ये 64 84 और 10, तो 4 और 4 तो आ गया 8, 8 6 और एक 15, नीचे आ गया 7.5। अब मेरे ख्याल से डिवाइड करना वो तुम कर सकते हो, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो 7.5 से, ये पॉइंट है तो यहाँ से ये 10 बन जाएगा। चलो मैं कर देता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे। 5 से कट कर रहा 2, 5 से 1 5, ऊपर मल्टीप्लाई करो, 158 × 2 कितना हुआ, 8 2 जा, या लिख दूँ क्या, 8 2 जा 16, 5 2 जा 10 और 1, और 2 1 जा 1 और 3, डिवाइड बाय 2, 3 1 6/15, तो 15 × 2, 2 टाइम्स आ गया 30, 31 16 बच गया, तो 1 पॉइंट है, कोई ऑप्शन 21 पॉइंट। हाँ सर एक ही ऑप्शन है, 21.07। ठीक, सीख गए, इजी था। तो दो पहले से था, तीसरा मिलाया, फॉर्मूला वही, गैस का मिक्सचर है, टोटल मास बाय टोटल मोल्स, परसेंटेज गिवन हो केस 1, रेशियो गिवन हो केस 2, और एवरेज निकालना गैस का तो केस 3। 3 तरीके बताए, उससे सब क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। ये लिख दो आंसर जल्दी से, आगे चलते हैं अपन। इधर क्या लिखा है, गैसियस मिक्सचर दिया है, 40% H2 60% हीलियम बाय वॉल्यूम। सर बाय वॉल्यूम, आपने तो बताया मास परसेंट बताया, मोल परसेंट बताया, और परसेंटेज बाय नंबर बताया, सर वॉल्यूम दिया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम की टर्म में हो, नंबर की टर्म में हो, या मोल्स की टर्म में हो, केस 1, ठीक है। क्या लगाना है इसमें, फर्स्ट केस 1 से करना है इसको, कर दो जल्दी से। कि जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वही मोल्स का रेशियो होता है, ठीक है। जो रेशियो वॉल्यूम का है वही किसका आता है, मोल्स का। तो केस 1 लगा तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये तुम्हें अभी करना है, होमवर्क तुम्हारा। इधर क्या है, क्लोरीन एग्जिस्ट इन टू आइसोटोपिक फॉर्म, एक 35 है एक 37 है, दो तरह के क्लोरीन है। एवरेज एटॉमिक मास तुम्हें दे दिया, तो फिर परसेंटेज पूछ रहा है किसका, 37 का। अभी याद क्वेश्चन किया अपन ने स्टार्टिंग में, X7 X6 किया था, X6 X7, 7 को X माना था, उसको 100 - X माना था। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन वो है।
अभी करो, प्रैक्टिस करो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है क्योंकि एग्ज़ाम तुम्हें देना है। ठीक, आगे चले। इधर क्या है, बोरॉन के 2 आइसोटोप है, एक BX है एक B11 है। BX है, होगा उस समय क्या कर सकते हैं, B के ऊपर X है, ठीक है। अब X कितना नहीं पता। एक है B11 विथ परसेंटेज एवरेजनेस 20 और 80 दी है। इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज 10.8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। अब X पूछ रहा है, समझ रहे, वेरिएशन, मास दे के एवरेज, एवरेज से मास, अब इधर कुछ X पूछ रहा है ऊपर, वो कितना आ रहा है। चलो जरा चेक करते हैं इसको। तरीका तो वही है, एक अपने पास क्या है BX है और एक अपने पास में क्या है B11। ठीक है सर, परसेंटेज अबंडेंस 20% है, ये BX है 20% और B11 कितना है सर, ये है 80%। देखो जो कंसेप्ट सीख चुका है, जिसको पता है कि हाँ ये हो सकता है, वो ट्राई करो, अभी ट्राई करो वीडियो रोक के, ताकि तुम अभी के भी सीख जाओगे। अगर तुम्हें लग रहा है हाँ सर ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर से फीलिंग आ रही है, वैसी फील हो रहा है, तो इसको ट्राई करना चाहिए तुम्हें। मैं करूँ उससे पहले तुम कर दो। फिर बोला एवरेज एटॉमिक मास 10.8, तो अपन लगाते हैं एम एवरेज का फॉर्मूला। एम एवरेज इज इक्वल टू 20 × X प्लस 80 × 11 डिवाइड बाय 100, यही तो होगा फॉर्मूला। परसेंटेज इज टू उसका मास, परसेंटेज इसको इंटू उसका मास डिवाइड बाय 100। 100 को इधर भेजो, मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आ गया 1080, ये आ गया 20X और ये हो गया 80 और ये कितना हो गया 88। इनका ज़रा सम करो तो कितना आ रहा है ये सर, ये आ रहा है अपने पास 009X1080। सही किया है क्या, चेक कर लो। 8 9 10 1 8 और एक 9 हो गया, उधर भेजो, बस आंसर आ गया तुम्हारा। तो X इज इक्वल टू 1080 डिवाइड बाय 900। सर एक जीरो उड़ा दो पहले, 9 से कट कर लो, 108 को 9 से कट कर लो, तो नीचे तो आया 10, 9 से कट गया मैंने, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 18 हो गया, 9 2 जा 18, 12/10। ये कुछ तो गड़बड़ किया ना? हाँ कहाँ गड़बड़ की है, ये इधर X नहीं है, वो 11 है। एग्ज़ाम में ऐसे मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ये 20X, ये हो गया 880, वो X गलती से आ गया था, उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको इधर लाओ, सब्ट्रैक्ट करो 1080 और माइनस कर दो 880 को, तो 002 200 कितना आया 200, 200, 200 इज इक्वल टू, अरे 20X आया, अब काटो, तो X इज इक्वल टू 0 कट गया, 20/2 10। ये है अपना आंसर, समझ गया, क्वेश्चन सिंपल है। अभी जो बोरोन है वो लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता है, बोरोन के बहुत ज़्यादा यूज़ है, उनमें से कुछ यूज़ मैं तुम्हें बताता हूँ जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आते हैं अपने, उनकी अपन बात करते हैं। तो याद देखो जरा, बोरोन के कुछ यूज़। एक यूज़ ये है, तुमने घर के अंदर देखा होगा ऐसा ही एक यूटेंसिल, देखा होगा कांच का बना हुआ बर्तन। हाँ, ये कांच का बर्तन देखा होगा ना घर में। ये क्या होता है, जल्दी टूटता नहीं है। अगर तुम्हें ज़्यादा गुस्सा आता है तो घर के सब बर्तन बोरॉन के कंपाउंड के बना सकते हो, पूरा बोरॉन नहीं होता, बोरॉन की अमाउंट मिल जाती है ताकि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। इनको बोलते हैं अपन बोरोसिलिकेट ग्लास। क्या वर्ड यूज करते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास। तो कांच के ऐसे बर्तन जो तुमने घर में यूज़ किए, सबके घर में ऑलमोस्ट होंगे, तो ये क्या होते हैं, ईजिली ब्रेक नहीं होते, टूट भी जाएगा, मतलब टूटेगा तो नहीं, गिर भी जाएगा, टूटेगा नहीं। तो इनके अंदर एक तो ये यूज़ है, आपने घर के अंदर यूज़ किया है। दूसरा यूज़ क्या है, ये तुम लैब में गए होंगे कि तुम्हारे केमिस्ट्री लैब में, तो तुमने अलग अलग टाइप के फ्लास्क देखे होंगे, कॉनिकल फ्लास्क, सिलेंड्रिकल फ्लास्क देखा होगा। तो उनके अंदर भी क्या यूज़ किया हुआ है, ये जो ग्लास बनता है उसमें बोरो बोरॉन के कंपाउंड को यूज़ किया होता है। इनको बोलते हैं अपन बोरोसिलिकेट ग्लास, उसको अपन यूज़ करते हैं। वो वाला ग्लास भी बोरोसिलिकेट है, ये भी जो बने किससे है, बोरोसिलिकेट है, ठीक है। और यूज़ करते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, इस न्यूक्लियर रिएक्टर में रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, कि ब्लास्ट नहीं हो जाए, अगर अनकंट्रोल हो गया तो सब उड़ जाएगा, तो उनको कंट्रोल करने के लिए बोरॉन की रॉड को यूज़ करते हैं। जैसे एक तरह का तुमने पहले के भी डायग्राम देखा होगा 9 10 के अंदर, साइंस के अंदर। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर का सेटअप है, इसमें यहाँ पे ये है कंट्रोल रोड्स, जो किसकी बनी होती है, बोरॉन की बनी हुई थी। तो क्या करते हैं, जब रिएक्शन को डाउन करना होता है
तो ऊपर से बटन दबा देते हैं तो ये बोरॉन की रॉड अंदर जाती है। तो क्या करती है ये बोरॉन की रॉड? न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जो न्यूट्रॉन होता है उसको एब्जॉर्ब करती है ताकि चेन रिएक्शन कंट्रोल रहे, एक लिमिट के अंदर रहे। जब पता पड़ता है कि रिएक्शन बहुत स्लो हो गई है फिर थोड़ा बाहर निकाल देंगे। तो इनको बाहर निकालेंगे तो जो रिएक्शन हो रही है उसकी रेट बढ़ जाएगी, अंदर डालेंगे तो रेट कम हो जाएगी। तो उसके कंट्रोल रॉड के अंदर किसको यूज करते हैं? बोरॉन को यूज करते हैं। ठीक। और क्या, पहले जो आते थे ये आर्मर और बुलेट प्रूफ वेस्ट, ये जो कपड़े देख रहे होंगे फौजी के, अभी तो यूज नहीं करते। पहले के टाइम पे बोरॉन को यूज करते थे इसके अंदर, बुलेट प्रूफ के अंदर। अभी तो और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है तो बहुत ज़्यादा बोरॉन की मतलब जरूरत ही नहीं है अब तो। अब ऑलमोस्ट नहीं के बराबर बोरॉन यूज़ करते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे देखोगे तो जो आर्मी के जो कपड़े होते थे उनको यूज़ करते थे बोरॉन के अंदर। रीज़न क्या था? टफ मेटल, नॉन मेटल है, ये टफ है तो इजीली ब्रेक नहीं होता। तो मान लो बुलेट लग भी रही है तो काफ़ी हद तक सेफ्टी प्रोवाइड करते थे। तो आर्मर के अंदर और बुलेट प्रूफ वेस्ट के अंदर इनको यूज़ करते हैं। ये किसके यूज बात कर रहे हैं अपन? बोरॉन के। ये चीज़ें याद रखना, एक चैप्टर पढ़ने वाला अपन बाद में वैसे भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो मैं अभी तुम्हारे इनऑर्गेनिक का एक बेस बना रहा हूँ। बीच बीच में कुछ कंपाउंड के बारे में, जैसे बोरॉन के बारे में पढ़ना अपन को बाद में है ही है वैसे भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अभी से बता रहा हूँ कि अच्छा ये यूज़ है, ताकि तुम थोड़ा सा बेस बन जाए। और देखो, और जैसे ये तुम्हारे बोरॉन को यूज़ करते हैं एक पावरफुल मैग्नेट बनाने में। इस तरह के छोटे छोटे मैग्नेट तुमने यूज़ भी किए होंगे, बच्चे खेलते भी है। इनको एक लाइन से जोड़ देते हैं, इसको बना देते हैं, रेक्टेंगल बना देते हैं। तो ये इस तरह के छोटे छोटे मैग्नेट तुमने यूज़ किए होंगे, उनको क्या बोलते हैं अपन? नियोडाइमियम मैग्नेट। पावरफुल मैग्नेट को बनाने में बोरॉन का यूज़ है। ये तो तुमने ऑलमोस्ट सबने यूज़ किया होगा पहले। बोरिक एसिड, इसको घर में भी यूज़ करते हैं और तुमने भी यूज़ कर रखा है। घर में कैसे? ये होता है एज अ एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं। जैसे खास करके राइस के अंदर चावल जो होते हैं, अब चावल अगर लंबे टाइम तक पड़े हुए हैं तो उनमें देखा होगा छोटे छोटे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, कुछ कीड़े पड़ जाते हैं उसके अंदर। तो वो कीड़े नहीं पड़े उसके लिए मिलाते हैं उसके अंदर बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड क्या करता है? चावल को स्पेशली प्रोटेक्ट करने का काम करता है, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं इसको। और तुमने का यूज़ किया, तुमने यूज़ किया उसमें क्या याद आया? 500, 100, 200 कैरम बोर्ड। तो कैरम बोर्ड के अंदर जो पाउडर मिलाते हैं ताकि वो स्ट्राइकर आराम से घूम सके, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए, तो वहाँ पे बोरिक एसिड ही यूज़ किया है। अगर कैरम बोर्ड बड़ा हो पहले का तो देखना उसके अंदर पाउडर जो तुम्हारे पास होगा उसमें लिखा होगा बोरिक एसिड। और क्या, ये फ्लावर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यूज़ है। जो बायो वाले बच्चे हैं वैसे भी पढ़ेंगे प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या क्या यूज़ है। तो प्लांट के अंदर बहुत सारे तरह से यूज़ करते हैं इसको। रूट एयर को डेवलप करने के लिए, लेटरल रूट एयर, रूट एयर फॉर्मेशन। रूट एयर क्या होते हैं? रूट के आगे वाला एकदम थिनेस्ट पार्ट, एकदम पतला वाला पार्ट, कि रूट डिवाइड हो रही है, डिवाइड हो रही है, डिवाइड हो रही है, लास्ट में जब पतला वाला पार्ट हो गया रूट एयर, उसके डेवलपमेंट में काम आता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। आयन को अपटेक करने के लिए, कि जो आयन है सॉइल के अंदर उनको ऊपर ले जाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे यूज़ है इनके अंदर। जनरल चीज़ें तुम्हें दिमाग में होनी चाहिए। अच्छा, एग्रीकल्चर में यूज़ है एज अ एंटीसेप्टिक, यूज़ है पावरफुल मैग्नेट के अंदर, ये अनब्रेकेबल ग्लास बनाने के अंदर, यूटेंसिल बनाने के अंदर काम आ रहा है। तो बोरॉन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तुम्हें उसके बारे में बेसिक चीज़ें अब पता हो गई है। चले आगे। ये क्या पूछा है? मास कंपोजिशन है यूनिवर्स का 90% और 20%। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 99% बच्चे इसमें गलती करेंगे, तुम शायद नहीं करो। मैं कह रहा हूँ 99% बच्चे गलती करेंगे, जो आंसर आएगा वो उसमें तो मैच करेगा। ये मैं क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, क्वेश्चन वही 10-15 सेकंड का ही है, लेकिन मिस्टेक होती है इसके अंदर। अब मैं तुम्हें हिंट दे दी मिस्टेक होती है, इसका मतलब तुम अवेयर हो जाओ, इसको चेक करो आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल होने के बाद अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो जिन बच्चों ने मेरे से नहीं पढ़ा उनमें से करने के चांस बहुत कम है। अच्छा, मेरे से पढ़ने के बाद भी गलती होगी, चलो ट्राई करके देखो। तुम भी हो सकता है गलती से बच जाओ या नहीं बच पाओ, वो तुम्हारे ऊपर है। इसको करो, आंसर देखना क्या आ रहा है तुम्हारा, कमेंट कर देना मेरे को, फिर बताऊंगा एक्चुअल आंसर क्या है इसका। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि टफ कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट फिर ही मिस्टेक होगी इसके अंदर। चले आगे। इधर क्या पूछा है? गैसियस मिक्सचर कंटेन्स 40% H2, 60% हीलियम बाय वॉल्यूम, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल्स पूछ रहा है।
10 ग्राम ऑफ सच मिक्सचर, कुछ मिक्सचर दिया है, अच्छा देखा एवरेज तो दिया ही नहीं इसने, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन निकाल देंगे। भाई इसने नहीं दिया तो क्या हुआ, अपन तो निकाल सकते हैं, अपने को सब आता है। अब तुम सीख गए हो सब कुछ, चलो जरा ट्राई करते हैं इसको। सर गैसियस मिक्सचर है, 40H2 है, 60% हीलियम है। सर H2 है एक तो, और हीलियम है। H2 है 40%, हीलियम है 60%। परसेंटेज क्या है, बाय वॉल्यूम, तो बाय वॉल्यूम का मतलब बाय मोल ही है, ठीक है सर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ सच मिक्सचर, पूरा मिक्सचर कितना 10 ग्राम है। एक काम करते हैं अपन, एम एवरेज निकालते हैं इसका, तो एम एवरेज सर परसेंटेज दिया है तो 40 इंटू H2 का मास 2, ये परसेंटेज बाय मोल ही है, तो 60 इंटू हीलियम का मास कितना होता है 4 डिवाइड बाय 100, ये आ गया एम एवरेज। 40 इंटू 2, 60 इंटू 4 बाय 100, तो सर ये कितना आ गया, ये आ गया 80, ये आ गया 6 4 जा 24, और नीचे आ गया 100। तो सर ऐड करो जरा इसको, ये कितना आया, 0 आ गया, 8 4 12 300, सही क्या आएगा, ठीक है सर। ये लगा दो, पॉइंट लगा दो, तो आएगा 3.2 एम एवरेज आएगा इतना अपने पास, ग्राम पर मोल, 3.2 ग्राम पर मोल, इतना आ गया एवरेज मास इस मिक्सचर का। अब पूछ रहा है मोल्स, और तुम्हें क्या दिया, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है 10 ग्राम के लिए, बता दो। तो मोल्स ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं मोल्स, मास, मास ऑफ मिक्सचर डिवाइड बाय एवरेज मास, यही तो आएगा मिक्सचर के लिए, सब मिक्सचर का आ जाएगा मास यहाँ पे। तो मास ऑफ मिक्सचर कुछ समय दिया है 10 ग्राम, डिवाइड बाय एवरेज मास अभी निकाला 3.2, तो 10/3.2 कितना होता है। देखो यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर दूर ऑप्शन नहीं है। एक काम करते हैं, देखो कैसे करना होता है, एग्जैक्ट नहीं करना, मैं तरीका बताता हूँ। अच्छा अगर यहाँ पे 3 होता, पीछे का 0.2 हटा दो एक बार, पैटर्न सीखना, मैं कैसे करता हूँ सुनना। अगर पीछे का 0.2 नहीं होता, हटा दिया मैंने, 10/3 होता है 3.33333, 10/3 कितना होता है 3.33333, क्या ये होगा, नहीं सर ये 3 नहीं है, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 3.2 है। तो आंसर क्या आएगा, जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो थोड़ा सा कम आएगा, 3.125। कुछ बच्चों को समझ नहीं आया होगा, है न? ऊपर से ज्ञान वापिस सुनो भाई। अगर ये यहाँ पे 10/3 होता तो कितना आता, 3.33 आता, ये आता। बट अगर यहाँ पे जो नीचे लिखा है वो नंबर 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, अरे डिनोमिनेटर बढ़ गया तो उससे तो कम ही आएगा ना, 3.3 से क्या आएगा, कम आएगा। इससे ऑप्शन देख लो, थोड़ा सा कम तो एक ही ऑप्शन है, तो वो आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा कम, तो ये एक ही ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए मुझे एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है डिवाइड यहाँ पे, ठीक है। आगे चले, तो ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम हो, परसेंटेज बाय मोल हो, या परसेंटेज बाय नंबर हो, सेम तरीका है। ये क्या लिखा है, एन मोल्स N2 के, 0.05 मोल्स आर्गन के, कैपेसिटी दी है तुम्हें, वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है ये। अब इसमें क्या करना तुम्हें, PV = nRT को भी यूज़ कर लो, क्वेश्चन सिंपल है, बस PV = nRT को यूज़ करो, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह पढ़ते रहो, प्रॉपर नोट्स बनाना। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो तुम कमेंट में लिख देना कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ाई से रिलेटेड हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तुम्हें लग रहा है गाइडेंस चाहिए मेरी, तो तुम नीचे कमेंट कर देना, मैं तुम्हें अलग से वीडियो बना के उस प्रॉब्लम को तुम्हारी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, राधे राधे।